Students, very good morning. In today's class, we will talk about the different NCERT questions. ठीक है, हमारा चैप्टर जो है उसमें पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट बचता है. हमारे चैप्टर में बस पोटेंशियोमीटर बचता है. तो आज अपन क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर को एक बार लास्ट के पार्ट के लिए छोड़ते हैं. पोटेंशियोमीटर मैंने एग्जाम में दिया भी नहीं. आपको आज NCERT क्वेश्चंस जो हैं वो सारे सॉल्व करवा दिए जाएं, ये मेरा आज का टारगेट रहेगा. सो NCERT क्वेश्चंस जो है आज अपन सॉल्व करते हैं एंड कल की 2-3 क्लासों में अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब अपन ये देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बोर्ड के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर, तो उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपने एग्जाम में पहले से कर रखे हैं इसके अंदर, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने होमवर्क के लिए आपको पहले से दे रखे थे, तो आप कर चुके हो. चलिए, मेरा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सभी एक बार हैंड रेज कर दीजिए. इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर देन रेज हैंड्स एवरीवन. चलिए, इसका मतलब ऑडियो वीडियो क्लियर है. आगे चलते हैं अपन. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट्स का. ठीक है, 12 वोल्ट्स का ईएमएफ अपन को प्रोवाइडेड है. इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मींस स्मॉल आर की वैल्यू भी इसने अपन को प्रोवाइड कर दी. स्मॉल आर की वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी. कितनी? 0.4. स्मॉल आर की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की है? 0.4 प्रोवाइड की है. हमसे पूछ रहा है करंट बताओ सर्किट में कितना होगा, कितना करंट सर्किट में ड्रॉ किया जा सकता है. मैक्सिमम करंट सर्किट में कैसे ड्रॉ किया जाए, कैसे निकालेंगे? करंट की वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू आई आर. तो V की I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाय आर. ठीक है, डायरेक्टली V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12 है. R की वैल्यू कितनी है? 0.4. हम डायरेक्टली यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर. सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं. V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था. हमें ईएमएफ दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द करंट. कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप ये देखिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो. देखो, बैटरी दे रखा है, ईएमएफ कितना दे रखा है? बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट्स दे रखा है. इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? 3 ओम. कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर से इसको कनेक्ट कर रखा है, मतलब वो पता नहीं रखा कितना रजिस्टर है, लेकिन आर की वैल्यू एक बार ऐसे ही रहने देती है. करंट देखो कितना दे रखा है इसने, करंट 0.5 एम्पियर. पूछ रहा है ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस कितना होगा. देखिए, ऐसा सा सर्किट बनाया, ये बनाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बनाया ईएमएफ, ये बनाया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है 3, ये है आर, यहाँ पर है 10 वोल्ट और यहाँ पर 0.5 एम्पियर. जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? R+3 और 10 अपॉन R+3 की वैल्यू, मतलब V बाय E बाय R+R की वैल्यू I के बराबर होती है. ये हम पहले भी देख चुके थे क्लास के अंदर भी. जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू है 0.5, सो 10 comes out to be 0.5 times of R plus 1.5. ठीक है, प्लस 1.5. ठीक है, 1.5 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, बनेगा 8.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू आर. सो आर की वैल्यू यहाँ से बन जाती है 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5. सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू, वी कैन कैलकुलेट कितना निकल के आ रहा है. सो दिस कम्स आउट टू बी 1, देन 35, दिस इज 17 ओम. कैसे निकाला? वही सेम 10th क्लास का सवाल, कुछ नहीं करना. V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला जो था वो हम यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे. ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं. नेट रेजिस्टेंस कितना? तो जितना एक्सटर्नल है और जितना इंटरनल है हम उसको ऐड कर देंगे. यस यश, क्या कह रहे हो? कोई डाउट है? बताइए बेटा. कोई डाउट नहीं है. चलिए, इसका मतलब आप मुझे सोल्यूशन बता रहे थे. अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व करके आए हो, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलिए, तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ. देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है थर्ड, मजा आ जाएगा. ये हालांकि तुम लोग कर चुके हो पहले से, ये थर्ड क्वेश्चन तुम लोग पहले से कर चुके हो. मेरे को तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे ये कौन बता सकता है? हैंड रेज करके बता. क्या लिखा है? 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है, बच्चों वाला सवाल. 10th क्लास का बच्चा बता दे क्या आंसर होगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? इसको हमने कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी से, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है हर रेजिस्टेंस पे.
चलिए कौन बता सकता है? शोएब, शोएब बताएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पहले ए पार्ट में तो सीरीज में तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट में सब में v इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगा दें। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। चलिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को और इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, ये बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप तो ऐसा मानो किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो दैट इज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। और आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। अगर किसी को थ्योरी याद है तो बड़े आराम से कर सकता है। अब सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 + 1 + 3, सो आंसर विल बी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। टोटल करंट अगर निकालें तो टोटल करंट क्या होगा? V/R, V है 12, R है 6, सो आंसर आ गया 2 एम्पियर। V1 की वैल्यू जितनी पोटेंशियल ड्रॉप तीनों पे है तो इस पे V1 होगा, इस पे V2 होगा और इस पे V3 होगा। तीनों पे निकालने की कोशिश करते हैं। सो V1 विल बी इक्वल टू IR1, दैट इज 2 × 1 2 वोल्ट्स। ठीक है। ऐसे ही V2 की वैल्यू 2 × 2 4 वोल्ट्स एंड V3 की वैल्यू 3 × 2 6 वोल्ट्स एंड दिस विल बी द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप। सभी पे इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, बस यहाँ पर हमने सीरीज में लगाया था, 4th हम पैरेलल में लगा रहे हैं। 10th क्लास का सवाल है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास। 12th का मैं मानता ही नहीं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 12th, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 10th। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। सीधा आ जाते हैं अपन 5वें नंबर क्वेश्चन पे, और मैं मानता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सभी ने क्लास में किए हैं। हीटिंग इफेक्ट वाले, हीट लगाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो करंट है वो सर्किट में चेंज करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में चेंज करेगी। बेटा किसको वो फॉर्मूला याद है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस कैसे चेंज कर गया, किसको ये फॉर्मूला याद है? कौन बता सकता है अभी? यस महक, आप बताइए। R equals to R naught 1 plus alpha T minus T naught. वेरी गुड वेरी गुड। R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा T माइनस T नॉट। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि ये R क्या है किसी भी T टेम्परेचर पे, R नॉट क्या है T नॉट टेम्परेचर पे, अल्फा क्या है थर्मल कोफिशिएंट, T क्या है फाइनल टेम्परेचर, T नॉट क्या है इनिशियल टेम्परेचर। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे कि आप 3 या 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आप मुझे भेजोगे, और काफी बच्चों ने मुझे भेजे हैं, काफी बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजे हैं ये क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है। मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे टफ क्वेश्चन अपन उठाते हैं, ठीक है। सबसे टफ क्वेश्चन अपन उठाएंगे। मैं सबसे 8th क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 5th और 7th जो है ये डायरेक्टली सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं, बच्चों वाला सवाल। 6th क्वेश्चन में देखो लेंथ क्या दे रखी है, 15 मीटर। देखो एरिया क्या दे रखा है, ये देखो एरिया दे रखा है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 5। पूछा रेजिस्टिविटी बताओ, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A। अगर मैं नहीं भी पढ़ाता ना और तुम 10th क्लास के बेस पे ये क्वेश्चन करते तो डायरेक्ट कर लेते। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू कितनी 5, A की वैल्यू कितनी 6 × 10⁻⁻7, और दिस लेंथ इज व्हाट 15। ये इससे काटा 3, ये इससे काटा 2, आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻7। मतलब ये क्वेश्चन तो 12th का है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो है ही आपके 10th क्लास का, ठीक है। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बच्चों वाले सवाल। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। सभी का टारगेट ये रहना चाहिए 90+ स्कोर करने का। ईच एंड एवरीबडी शुड स्कोर 90+। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हीटिंग एलिमेंट। 8th क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को 8th क्वेश्चन में दिक्कत आए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीटिंग एलिमेंट था जिसको 230 वोल्ट में मैंने लगवाया था,
ये शुरुआत में 3.2 एम्पियर करंट लेता है और बाद में 2.8 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। स्टेडी टेम्परेचर, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट? शुरुआती टेम्परेचर अपन ने मान लिया टी नॉट को 27, टी नॉट दे रखा है इसके अंदर 27, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। ना आर दे रखा है ना आर नॉट दे रखा है, लेकिन इसने पोटेंशियल और करंट दे रखा है। आप खुद देखिए ना, जब टेम्परेचर बढ़ा, बोल रहा है आफ्टर सम टाइम द स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स 2.8, इसका मतलब कुछ देर बाद करंट कम हो गया। अब करंट अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा ना, तो ऑब्वियसली सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया। इफ द करंट डिक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, तो हम जो फाइनल करंट है उसकी मदद से तो फाइनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं 230 बाय 2.8 करूंगा तो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, और अगर मैं 230 बाय 3.2 करूंगा तो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, आर की जगह पे हम लिख देते हैं 230 बाय 2.8 और आर नॉट की जगह हम लिख देते हैं 230 बाय 3.2। टी की वैल्यू हमसे पूछी है, फॉर्मूला अभी बताया महक ने हमको, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। आर नॉट पता है, टी नॉट पता है, एल्फा पता है, टी नॉट पता है, क्या निकालना है? टी निकालना है। पुट करेंगे इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को और आंसर निकाल लेंगे। बच्चों वाला सवाल, कुछ नहीं करना है, इसके बाद वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल। फटाफट बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस एवरीवन। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा आपके सामने। क्या पहले इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बोली थी, चेक कर लो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं, ठीक है। चेक कर लो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है तो सर्किट आसान हो जाएगा। ये देखो 10/5 करके देखो, तो 10/5 बराबर 5/10, तो नॉट इक्वल टू 5/10। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1/2, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा। इसका मतलब हमें इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना पड़ेगा, किरचॉफ लॉ लगा के करना पड़ेगा। एक लूप बनाएंगे यहाँ पर, एक लूप बनाएंगे यहाँ पर। इधर मान लो आई करंट आया, ऊपर I1 निकल गया, इधर I2 निकल गया। फिर IB, ये देखो यहां से मान लेते हैं I3 इधर निकल चुका है, तो इस तरफ कितना आएगा? I1 माइनस I3, और इधर कितना जा रहा होगा? I1 प्लस I3। अब क्या करेंगे? करंट के लिए इक्वेशंस लगाएंगे। कितने लूप बन रहे हैं, कितने लूप बन रहे हैं और कितनी इक्वेशन बनेगी लूप वाली? कौन बता सकता है लूप की कितनी इक्वेशंस बन रही हैं? How many equations will be there for the loop law? सिर्फ नंबर ऑफ इक्वेशंस बता दो मुझे, इक्वेशन तो मैं बना दूंगा। चलिए, यस मैं बताऊं। सर 2। 2 100% श्योर हो? यस सर। मेरे हिसाब से ये भी तो एक लूप बन रहा है, ध्यान से देखिए, यस सर। है ना। इसका मतलब यहाँ 3 लूप बनेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ 3 लूप बन रहे हैं, तो एक लूप बनाएंगे हम A B D पॉइंट ले लेते हैं इसे DA से। क्लॉकवाइज चलते हैं, देखो इसमें क्लॉकवाइज जब चलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं A से B जाऊंगा, करंट भी ऐसे ही मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा -10I1। फिर मैं यहाँ से नीचे आऊंगा, करंट भी इसी डायरेक्शन में दिख रहा है, मैं लिखूंगा -5I3। फिर मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं लिखूंगा +5I2 और बराबर 0 कर दूंगा। ये मेरी क्या बनी? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे BCDB, इस लूप में चल क्लॉकवाइज चल रहे हैं फिर से, तो मैं लिखूंगा, देखो पहले ऐसे गया तो -5I1 माइनस I3, फिर मैं ऐसे गया +10I1 प्लस I3, और फिर मैं ऐसे ऊपर आ गया तो +5
I3 बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन। लेकिन क्लियरली मेरे को दिख रहा है 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मेरे को एक तीसरा लूप भी ढूंढना पड़ता है, और उसके लिए मैं ये बैटरी वाला लूप देख लेता हूँ। क्लॉकवाइज चलते हैं इसके अंदर, तो क्लॉकवाइज चलो, ये देखो यहाँ से गए +10, फिर इधर आए, लो इधर आए, तो ये मिला -10i, फिर यहाँ से ऊपर गया कुछ नहीं, यहाँ से इधर आऊंगा -5i2, फिर इधर जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में करंट -10i1 + i3, एंड फाइनली वापस नीचे आके बराबर 0। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और एक मेरे पास जंक्शन वाला रूल लग जाएगा। वो जंक्शन वाला रूल क्या है? I1 + I2 बराबर I है, तो जहां पर भी ये I वाली इक्वेशन आ रही थी वहां हम I1 + I2 लिख देंगे। तो 3 इक्वेशन I1, I2, I3 में बन गई। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा सारा करंट कैलकुलेट हो जाएगा। लॉजिक से चलिए, उसी तरीके से चलिए जिस तरीके से हमने क्लास में देखा था। ये सवाल किरचॉफ लॉ के हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो इस चीज का आप बहुत प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। जिसको भी ये इक्वेशंस चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन इक्वेशंस को घर पे सॉल्व करना। सॉल्व करते ही हर ब्रांच के अंदर अपना करंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हमने बनाई, किसकी मदद से बनाया? we have used what type of rule? We have used Kirchhoff rule. हमने किरचॉफ लॉ को यूज किया। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो एक बार हैंड रेज कर दो। If there is any doubt regarding this, then you can raise your hands. Anybody? कुछ एक रूल्स थे, उन रूल्स को फॉलो करिए बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज का सवाल है, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन हो सकता है ना भी डिस्कस हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मीटर ब्रिज क्या देख रहा है? In a meter bridge, the balance point is found to be 39.5 from point A. When the resistance Y is 12.5 ohm, determine X. बेटा इसने बोला अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बैलेंस पॉइंट बता रखा है इसने 39.5 पे, तो L की वैल्यू ये कहता है 39.5 ले लो, ठीक है, सेंटीमीटर में। उसके बाद R जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ले लो 12.5, और इसके बाद X की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। Who can tell me कैसे कैलकुलेट करते थे, क्या फॉर्मूला होता था? कल की क्लास में देखा है हमने ये, बेटा बताओ बेटा। यश, Sir, x equals to RL upon 100 minus L. परफेक्ट। RL upon 100 minus L। अब L दे रखा है, ये लो, R दे रखा है, L दे रखा है इसने, R दे रखा है इसने। हम पुट करेंगे, X की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और एक सीधा सिंपल सा हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है, बहुत ही सिंपल। अब देखिए बी पार्ट, मैंने आपको बताया था ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जा चुके हैं। बी पार्ट को देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट इफ द ब्रिज अबव, इफ x and y आर इंटरचेंज। अगर मैंने रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट के साथ क्या होगा, कौन बता सकता है? ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्लास में बेटा। यस, कौन बता सकता है? हाँ भाई, कुणाल ढाका, बताइए। सर बैलेंस पॉइंट 100 माइनस एल हो जाएगा। 100 माइनस एल हो जाएगा, परफेक्ट। अगर बैलेंस पॉइंट 39.5 पे आ रहा था तो अब 100 माइनस 39.5 पे देखने को मिलेगा। अगर बैलेंस पॉइंट 39.5 पे आ रहा था तो अब 100 माइनस 39.5 पे बैलेंस पॉइंट देखने को मिलेगा। और देखो तीसरा बोल रहा है गैल्वेनोमीटर, और अगर इंटरचेंज कर दी जाए बैटरी को, देखो क्या कह रहा है, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा सर्किट में? मैंने बोला था कुछ भी नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम काम करेगा, तो यहाँ पर वही सेम काम करेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा।
मतलब देख पा रहे हैं कि वही सारे क्वेश्चन है जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप क्लास में ध्यान से देखते हैं तो आपका एनसीईआरटी तो कहीं नहीं जाता, एनसीईआरटी तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जब हम आज या कल एनसीईआरटी जब खत्म कर देंगे तो फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे चलेंगे। हम ये देखेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरे पास एक 70 क्वेश्चंस की शीट है जिसके अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर जेई और नीट क्वेश्चंस। उसमें मैंने बहुत अच्छे से अलग अलग क्वेश्चंस को मिला के रखा हुआ है, तो वो सीधा आपके ग्रुप में जाएगी, सीधा आपके ग्रुप में जाएगी। आप उसको प्रैक्टिस करना, देखते हैं कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उसको। चलिए, इसके बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो। इंटरनल ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, इसको हमने चार्जिंग की है। मैंने आपको बताया था एक ही ऐसा केस होता है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है ना वो ईएमएफ से बड़ा होता है, और हमारा जो इक्वेशन बनता था V = E + IR बन जाता, बनता था कि नहीं, ये याद करो, हमने पढ़ा था ये चीज। तो ये ऐसा बोल रहा है कि हमारा जो इंटरनल ईएमएफ है 8 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, उसको हमने चार्ज किया है किसकी मदद से, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई की मदद से। किसकी मदद से, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई की मदद से। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर। सबसे पहली बात, सीरीज में एक रजिस्टर होने का क्या काम होता है। देखिए आप खुद सोचो, अगर मैंने किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस ऐसे लगाया है तो रेजिस्टेंस का काम क्या है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो V = IR के तहत, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी, V = IR के तहत हम बोल सकते हैं I = V/R। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। दैट मीन्स जब भी हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट रेजिस्टेंस, तो आपका आंसर होगा सर दिस रेजिस्टेंस विल कंट्रोल द करंट, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हमेशा सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब किसी सर्किट में आपने ज्यादा रेजिस्टेंस, आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आप रेजिस्टेंस कम लगाओगे, और किसी के अंदर आपको कम कम करंट चाहिए तो आप ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन्स के अंदर हमें वैल्यू ऑफ करंट बहुत कम चाहिए, तो इसीलिए हम चार्जर और इन सब डिवाइसेस के अंदर बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट की वैल्यू हमारे मोबाइल फोन में कम आए, क्योंकि अगर ज्यादा आएगी तो मोबाइल फोन फट जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है तो आप इतना याद रखिए दैट whenever we are attaching any resistance in series, that series resistance will control the amount of current in the circuit. हमेशा याद रखना है, सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस लगाने की वजह से सर्किट के अंदर हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा। तो आप ये देखिए ध्यान से, अब चार्जिंग का केस मैंने कैसे बताया था, कुछ इस तरीके से बताया था। ये हमारा सर्किट और यहाँ हमारी ये छोटी सी बैटरी, इसके यहाँ पर अपन एक बड़ी बैटरी लगा दी थी, और ये बड़ी बैटरी क्या कर रही थी, इसके अंदर बैटरी के अंदर उल्टा करंट फ्लो करवाती थी इस तरीके से। ठीक है, बैटरी के अंदर उल्टा करंट फ्लो करवाती थी, उल्टा करंट फ्लो करवाती थी। हम टर्मिनल पोटेंशियल क्या बोलेंगे, 120 में से 8 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 112। क्यों, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल चार्जिंग के लिए जो पोटेंशियल यूज किया जा रहा है 120, वो ईएमएफ के उल्टा काम कर रहा है। इसका मतलब ईएमएफ जिस डायरेक्शन में करंट ले जाना चाहता है, ये जो बड़ी वाली बैटरी है ये उसका उल्टा काम कर रही है, तो इसने इसीलिए 120 में से 8 को घटा दिया, आंसर 112, और ये हमारा नेट टर्मिनल पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये फंडा याद रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2018 में 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा चुका है, 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली अपन से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लॉजिक क्या देखना है कि जब भी चार्जिंग का केस होता है तो एकमात्र ऐसा केस होता है जब टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से बड़ा होता है, और आपको दिख रहा है 112 वोल्ट जो है वो 8 वोल्ट से तो बड़ा ही है। चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ। एंड सेकेंडली कितना होगा, तो देखो ईएमएफ का उल्टा काम किया ना यहाँ पर इसने, तो इसीलिए हमने 120 में से 8 को घटा दिया और फाइनल आंसर हो गया 112 वोल्ट। बताइए हैंड रेस करके ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
नोट्स में एक एक चीज मेंशन है बेटा, एक एक चीज नोट्स के अंदर मेंशन कर रखी है अपन। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो आज का आखिरी सवाल करवाऊंगा, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मुझे अच्छे से याद है, विश्वेंद्र ने मुझसे इस पर डाउट भी पूछा था, तो हो सकता है कि आपको ये अभी याद हो। अगर जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन याद होगा, जो कुछ भी हम कर चुके हैं, ठीक है, ये जो मैं पूछने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जितने बच्चों को इसका फॉर्मूला पता चल जाए हैंड रेज कर देना, मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो क्लास में। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। मुझे बोल रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज दिस, मतलब स्मॉल n की वैल्यू दे दी 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स। फिर बोल रहा है ड्रिफ्ट करती है वायर में जिसकी लेंथ है 3 मीटर। फिर बोल रहा है, चलिए, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा है एक वायर में करंट जो है I इज इक्वल टू 3 एम्पियर है। पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब कितना टाइम लगता है इसको ड्रिफ्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह। तो करंट का एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता था। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक फॉर्मूला हुआ करता था, कौन मुझे बता सकता है? देयर वाज अ फॉर्मूला बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? यश ने हाथ खड़ा किया है, यश बताएगा, बताओ भाई। Sir, I equals to AE VD. सही है, I इज इक्वल टू NEAVD माइनस में, लेकिन हम यहाँ माइनस को इग्नोर कर देंगे बिकॉज वी ओनली कंसीडर मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेंगे। आइए यहाँ से मैं VD को क्या लिख सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको कितना डिस्प्लेसमेंट करना है वायर में, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है, वही तो पूछ रहा कितनी देर में करेगा। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, I पता है, L पता है, E चार्ज हमें पता होता है 1 पॉइंट कितना होता है, कौन बता सकता है चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सभी को पता होगा। परफेक्ट। चलिए उसके बाद A की वैल्यू हमें पता है, N हमें पता है, I हमें दे रखा है 3 एम्पियर, जैसे ही हम पुट करेंगे T निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। कुछ किया था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सिंपल निहायती रद्दी क्वेश्चन, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? ये फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू NEAVD, और VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी पढ़ा था, वो जो बता देगा मैं मान जाऊंगा उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, हैंड रेज करके बता दो। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ओके यस, शोएब बताओ बेटा। माइनस ई EC अपॉन एल। माइनस E कैपिटल E टाउ बाय M, माइनस E कैपिटल E tau by m, and this is the formula for calculating the drift velocity of any particle in a circuit. किसी भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट की वजह से जो वेलोसिटी रहती है उसको निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है। आज हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है क्वेश्चंस को। कल अपन एनसीईआरटी के एडिशनल उठाएंगे, एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। देखो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये अपन क्लास में कर चुके हैं। ये सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस हैं, ये अपन क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूरा सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 एलॉयज, सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है अपन से, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो। चलिए इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहो तो करना, ठीक है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई का क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14 इनको भी चाहो तो आप कर सकते हो, बट ये मैं फिर कल की क्लास में आपको करा दूंगा। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई टॉपिक के बारे में पूछना है तो हैंड रेज कर दो, अदरवाइज मैं क्लास को खत्म करता हूँ। If there is any doubt, then you can raise your hands. Otherwise, मैं क्लास को खत्म करता हूँ, फटाफट बताइए। चलिए, नो डाउट, बहुत बढ़िया बात है। तो विल मीट अगेन टुमारो और क्वेश्चंस के साथ। इस चैप्टर को और अच्छे से हम परफेक्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से पेपर
नहीं हो जाए बहुत अच्छे से नहीं आ जाए। चलिए